अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? फाइन, गुड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग जो लेक्चर्स गो थ्रू कर रहे होंगे उनके साथ जो आपको हैंडबुक और जो नोट्स आपको गिवन है उसको भी आप रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर रहे होंगे और उसे कॉन्सेप्ट जो है मज़ीद इम्प्रूव कर रहे होंगे, क्योंकि यही आपके जो क्विज़ेज़ है, जो असाइनमेंट्स हैं आपको जो दी जाती हैं और जो दी गई हैं, ठीक है, उसको बेहतर तरीके से आप आपकी परफॉर्मेंस उसमें नज़र आएगी अगर आप उसको अच्छी तरीके से स्टडी कर लेंगे, जो आपको स्टडी मटेरियल्स के साथ गिवन है, ठीक है। तो आई होप सो यू बी एवरीबडी इज़ ऑन द ट्रैक और दे आर बेसिकली प्रिपेयरिंग फॉर द बेस्ट फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। नाउ what we basically here going to discuss is we are almost in the end of the course, ठीक है, और इसके अंदर हम अभी डिस्कस करेंगे अपने जो लास्ट स्टडी टॉपिक्स हैं, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, जो कि ज़्यादातर डिस्कशन पे होगा, राइट। नाउ व्हाट वी डिस्कस बिफोर इज बेसिकली वी डिस्कस अबाउट द मावन एंटरप्राइजेस केस। दैट वाज अ केस बेसिकली वेयर वी ट्राई टू फाइंड आउट कि जनाब जो एक मार्केट वैल्यू है किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान की, ठीक है, यू गॉट टू कंसिडर इट कि आपने उसके वेयर अबाउट्स देखने हैं इंस्टेड ऑफ यू स्ट्रेट अवे अप्लाई दी अरिथमेटिक फार्मूला जो कि हमारे पास डिस्काउंटिंग कैश फ्लो है, और जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है फिर उसी की बेसिस पे हमने डिफरेंट कंक्लूजन ड्रॉ किए थे, उसको हमने देखा एंड देन वी बेसिकली कम आउट विद द लेसन्स ऑफ द मार्वन एंटरप्राइजेस, जो कि आपको सारी जो डिस्कशन के बाद जो हमारा जो क्रक्स था, ठीक है, जो एक ऑप्टिमिस्टिक, एक पेसिमिस्टिक और फिर जो फाइनेंशियल एनालिस्ट का जो व्यू था, पॉइंट ऑफ व्यू हमने डिस्कस किया था। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज बेसिकली वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, ठीक है। हम देखेंगे कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, ऑब्वियसली जो एक फाइनेंशियल मैनेजर है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि उसने जो भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने हैं, ठीक है, उसके लिए जो कैपिटल की जो प्रपोजल वो बनाएगा, यू नो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जी जो जहाँ पे वो अपना जो पैसा है, जो बजट है वो एलोकेट करेगा, ठीक है, ही गॉट टू आइडेंटिफाई दैट, और उसके ज़ुमरे के अंदर जो भी रिफ्लेक्शन के अंदर वो एक जो प्रपोजल क्रिएट कर रहा है, तो प्रपोजल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बेसिकली टू इवेल्युएट, ठीक है। उसको जो प्रिपरेशन है, उसका जो प्रोसेस है, इनिशियल स्टेज है, दैट इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर एवरी सिंगल प्रपोजल, और हम वो देखेंगे उस प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, एंड देन वी डिस्कस अबाउट द डिसीजन मेकर्स एंड द इंफॉर्मेशन, कि जो भी आपके डिसीजन मेकर्स हैं, जो कि मैनेजर्स हैं, और जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं, और हम देखेंगे कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं या कौन से सिचुएशंस हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हैं, और ये वही उसी रिफ्लेक्शन में जो आपका जो एक प्रोसेस चल रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट डिस्कसिंग। इधर हमने बेसिकली डिस्कस ये करना है कि क्योंकि पहले जो इस रिफ्लेक्शन है, आइए उसका इंट्रोडक्शन हम स्टडी करते हैं। इसके अंदर सो फॉर जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर, हमने ये डिस्कस किया कि जनाब आपका कोई भी जो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, ठीक है, उसकी जो जब आप कोई भी एक नया प्लान लेकर आ रहे होते हैं या उसमें इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं, तो आपने सबसे पहले जो थ्योरी ऑफ वैल्यूएशन आपको कंसीडर करनी पड़ जाती है, वो आपको इस डायरेक्शन की तरफ लेकर जाती है कि जनाब जो भी आप एसेट के अंदर कर रहे हैं या आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ट्राई टू फाइंड आउट क्या है कि उसकी एक्चुअल वर्थ क्या है। उस वर्थ के लिए ऑब्वियसली यू गॉट टू आइडेंटिफाई कि जनाब आपकी जो वैल्यूएशन प्रोसेस है, ठीक है, हाउ टू वैल्यूएट वो मार्केट किधर है, एंड देन वी मूव ऑन एंड टेकिंग ए डिसीजन ऑन इट, आइदर वी गोइंग टू इन्वेस्ट इन नॉट। इसी रिफ्लेक्शन के अंदर ऑब्वियसली हमने देखा कि जो आपके फर्स्ट क्राइटेरिया था जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, फिर हमने रेट ऑफ रिटर्न का भी देखा, और फिर हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हर्डल रेट और डिफरेंट हमने इसके कंपेटिटर्स देखे, तो वी फाइंड आउट कि जी आपके पास जो नेट कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो टूल है आपके पास फाइनेंशियल टूल है, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू विच इज़ बेसिकली मस्ट बी गिविंग ए ग्रेट इंपॉर्टेंस। और इस सिचुएशन के अंदर हमने देखा कि ऑब्वियसली जो सारी आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है
वो आपकी कंट्रीब्यूशन की साइड पे लेकर आ रही होती है, और इसी बेसिस पे हमने ये देखा उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि जनाब जो एक मैनेजर है, जो एक डिसीजन मेकर है, ठीक है, जो कि एक फाइनेंशियल मैनेजर है, जिसने एक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक प्रोसेस को लेकर चलना है, जो कि प्रपोजल क्रिएट कर रहा है, उसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान या प्रोसेस चलाए उसके लिए वो ये मेक श्योर कर ले, उसके लिए वो ये जो चीज़ है उसको ये अश्योर कर ले कि जनाब इसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, जो नेट कंट्रीब्यूशन है, वो आनी चाहिए। ना सिर्फ आनी चाहिए बल्कि उसको उसने मैक्सिमाइज भी करना है, उसको मज़ीद इंक्रीज़ करना है, इन्हेंस करना है, ठीक है। उसको जितना वो मैक्सिमम करेगा दैट विल बेसिकली सर्टनली रिफ्लेक्ट दैट ही इज़ बेसिकली पुटिंग एफर्ट इन एडिंग द वैल्यू टू द फर्म। सो इस सिचुएशन के अंदर हमने ये देखा कि जनाब जो भी एक प्रोसेस था, जो भी एक क्राइटेरिया था नेट प्रेजेंट वैल्यू का, वो हम लेकर चले, और इसी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरिया से हमने देखा कि जनाब जो मैनेजर है दे फील वेरी कंफर्टेबल अबाउट इट। ऑब्वियसली वो एक रिजिड क्राइटेरिया आप कह लें या एक स्पेसिफिक कंडीशनल क्राइटेरिया, लेकिन दिस इज़ द ओनली क्राइटेरिया वेयर यू कैन इजीली फाइंड आउट कि जनाब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आ रहे हैं तो उसकी एक्चुअल जो वैल्यू है, मुझे जो फ्यूचर के अंदर एक प्रॉमिस अमाउंट है, जो पे ऑफ्स इसके मिलने हैं, उसके रिफ्लेक्शन के अंदर उसके रिजल्टेड जो हैं ऑब्वियसली जो मुझे मिलेंगे पे ऑफ्स, उसकी आज के दिन के अंदर उसकी क्या वर्थ है। तो उसी तरीके से आप इस बात को श्योर कर लेते हो कि जनाब आया कि अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर ये मुझे फ़ायदा ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर समथिंग एडिंग इनटू माय actual wealth. Now, if the firm takes all and only positive NPV project, it maximizes the firm's value। और यही हमने इसी क्राइटेरिया से देखा जिसके अंदर हमें अभी यही बात कर रहे हैं कि जो मैनेजर्स हैं दे मेक श्योर कि जनाब जो भी अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आएगी सो दैट गिव्स अस एक्स्ट्रा कवरेज इन टर्म्स ऑफ कि जनाब हमें ये श्योरिटी हो जाएगी कि जनाब इसकी जो भी एक प्रेजेंट वैल्यू जो क्राइटेरिया है नेट प्रेजेंट वैल्यू वो इसको हमें ये डबल करके अमाउंट दे रहा है, ये हमें इसका फ़ायदा ही ये है क्योंकि इसके अंदर कोई लॉस का या कोई एरर का नहीं है। ऑब्वियसली इसकी कैलकुलेशन जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी कि दे आर फ्यू एस्टिमेशंस, जो एस्टिमेशंस प्रोसेस है उसके अंदर ऑब्वियसली दैट इज़ प्राउन टू सम जजमेंट्स। अगर हम उसको ख्याल रखें उसका तो यू कैन ईजिली मेक श्योर कि वाकई आपका जो रियल पॉजिटिव एनपीवीज है वो क्या है। एंड अल्टीमेटली अबव एवरीथिंग जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो आपको श्योर कर रहे होते हैं कि जो फर्म्स की एक्चुअल वैल्यू है वो वाकई ही बढ़ रही है। ठीक है, आपके पास कोई और क्राइटेरिया नहीं है इसको श्योर करने का, क्योंकि आप देखते हैं कि जनाब डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं, ठीक है, बट दे डजंट अश्योर कि जनाब आया कि उनकी ग्रोथ भी हो रही है या उनकी दे आर बेसिकली एडिंग टू दी वैल्यू। तो आपके पास डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, आपके पास डिफरेंट व्यू पॉइंट हैं कि डिफरेंट, जैसे हमने फाइनेंशियल एनालिस्ट वॉरेन बफे का भी पॉइंट ऑफ व्यू हमने डिस्कस किया था जिसमें ही सेड बेसिकली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड दोज स्टॉक जो कि अंडर वैल्यूड हैं। अब यही जो वैल्यूएशन प्रोसेस है जो अंडर वैल्यूड है, और उन्होंने यही बताया कि जो भी एक सही क्राइटेरिया दैट डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक ट्रेंड्स। इफ़ यू ट्राई टू फिगर आउट कि व्हाट आर योर इकोनॉमिक ट्रेंड्स और उसकी बेसिस पे यू कैन फिगर आउट कि एक्चुअल प्रॉफिट क्या है आपको कोई एक्स्ट्रा बच रहा है, सो दैट बेसिकली एश्योरिंग योर हाई पॉजिटिव और रियली पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यूज विच इज समहाउ एडिंग टू द बॉडी, एडिंग टू सर्टन वैल्यू टू द फर्म। ठीक है, और उसी में बट डू फर्म्स मैनेजर वांट टू मैक्सिमाइज वैल्यू। और अगेन अगर आपको ये पता चल गया कि जो मैनेजर्स हैं जो किसी भी कॉर्पोरेशंस के अंदर काम कर रहे हैं, जो बेसिकली दे आर दी एक्चुअल यू नो दी वर्किंग इंजन, आप कह लें कि दे आर द मेन पर्सन्स हु आर बेसिकली जो कि ऑब्लिगेशन है उनके कंधों पे, दे आर द ओनली पर्सन्स हु कैन अश्योर द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है जो फर्म का है कि जनाब मैक्सिमाइजिंग द शेयर प्राइस जैसे आपकी बढ़ेगी, तो इसी तरह अगर मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म या ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जी मैक्सिमाइजिंग the shareholder wealth subject to maximization of the share price। और इसी तरह अगर फर्म परस्पेक्टिव से देखें, माइक्रो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से देखें, so that tells you about कि जनाब maximizing the present value
ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो भी है दैट बेसिकली सब्जेक्ट टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो कि ओवरऑल आपका जो आपके एक्यूमुलेट करके जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनके जब आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल आता है तो यू कम टू नो कि जी अगर आप उसको मैक्सिमाइज करेंगे जो प्रेजेंट वैल्यू का है जो भी आपके प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर रही हैं दैट इज श्योर इट कि जी आपकी जो फर्म्स की वैल्यू है जो उसकी वर्थ है वो इंक्रीज होगी। अब जब एनपीवी उसकी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली दैट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन द शेयर प्राइस एज वेल, और क्योंकि उसकी वजह से आपकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो रही है। तो ये सारी जो है ये चीज़ें ये की डायरेक्शन के अंदर मूव ऑन कर रही हैं और सर्कल के अंदर चल रही हैं। और इसी सिलसिले के अंदर जो मेन क्वेश्चन है कि जो मैनेजर्स हैं जो इसकी परफॉर्मेंस वाइज आप कह लें कि या उसकी क्रेडिबिलिटी है जो किसी भी फर्म की है कंपनी की, आया कि आपने कैसे उन पे ये चेक एंड बैलेंस रखना है, यानी कि आप आया कि जो मैनेजर्स हैं जो आपके हायर किए हुए हैं आइदर दे आर बेसिकली वर्किंग इन रिस्पेक्ट टू द सेम सॉर्ट ऑफ ए ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म है जो कि एक ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल ने दिया है जो शेयर होल्डर्स ने उन्होंने दिया। सो दिस इज द मेन क्वेश्चन बीन आस्क्ड हियर again. So how do shareholders ensure that top managers do not feather their own beds or grind their own axes? Again, जो managers हैं obviously they are the normal human beings, right? They don't come from outside this planet Earth. वो कोई प्लूटो से या जुपिटर से नहीं आया है, और आइदर दे डोंट हैव एनी पावर सुपर नेचुरल पावर्स एज वेल, दे आर जस्ट लाइक ह्यूमंस, दे आर द सेम ह्यूमन जस्ट लाइक अस। और इसी ज़ुमरे के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि जनाब उस पर कि आया के मैनेजर्स जो है वो दे कैन बी ट्रस्टवर्दी एज वेल बट ऑब्वियसली देयर हैज़ टू बी सम चेक एंड बैलेंसेज। और उसी सिचुएशन के अंदर ये इन्होंने सवाल भी रेज किया है, ये क्वेश्चन रेज होता है कि why not कि जनाब they been if the choices are given to you why not they can add more comforts to themselves instead of कि जी वो शेयर होल्डर्स के ऑब्जेक्टिव्स की तरफ चले। why not उनके अपने भी जो एक सेल्फ जो आपके इंटरेस्ट हैं, ठीक है, मैनेजर्स के जैसे हर इंसान के होते हैं, तो इसी तरह what if they just basically in the pursuit of their own self interest. So these are basically the question being raised here as well, क्योंकि आपको पता है और मैनेजर्स को भी पता है obviously by studying this कि जी मैनेजर्स they are basically that sole key role player, ठीक है, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपनी के अंदर जब वर्कआउट कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, दे मेक अश्योर कि जी वी नीड टू फाइंड आउट दोज प्रोजेक्ट्स, हमने वो इन्वेस्टमेंट प्लान्स लेकर आने हैं जो कि एक ऑब्जेक्टिव जो है शेयर होल्डर्स के जो उन्होंने हमें दिए हैं, ठीक है, उसको वो पूरी तरीके से ऐसा तरीके से अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे सकें, जो ऑब्लिगेशन दी गई हैं उसको वो पूरी तरीके से वो पे ऑफ करें। लेकिन ऑब्वियसली द क्वेश्चंस एंड द इश्यूज आर हियर क्योंकि बहुत सी दैट बीन रिफ्लेक्टेड इन द फर्म्स परफॉर्मेंसेज एज वेल, और हम आगे जाकर देखेंगे कि ये परफॉर्मेंसेज कैसे क्वेश्चनेबल मार्क्स जो है उनकी जो ओवरऑल जो सिचुएशन है, ठीक है, आपकी फर्म्स की जो भी ये कंडीशन निकलती है, जो भी इसकी जो अर्निंग परफॉर्मेंसेज हैं वो कैसे लिंक होती हैं कि आपकी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंसेज के साथ। और इसी तरह आपके क्वेश्चन ये उठ सकते हैं कि जनाब वाई नॉट कि जी वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ज़्यादा उन्होंने अपने मद्देनज़र रखा हुआ है एज़ कम्पेयर टू जो भी एक शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को। एंड हाउ डू टॉप मैनेजर्स इंश्योर दैट मिडल मैनेजर्स and employees try as hard as they can to find positive NPV project. अब यहाँ पे ये सवाल भी कंसिडर होता है, लेट्स सपोज कि एनी मैनेजर हु इज वर्किंग इन नेस्ले एंड ही सर्टनली नोज कि जी एज लॉन्ग एज आई एम ब्रिंगिंग इन द नेट प्रेजेंट वैल्यूज प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जो कि ऐसे प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आऊँगा जो कि एक हेल्दियर पर्सपेक्टिव होंगे मेरे जो डिविजनल मैनेजर है, ठीक है, और वो एज ए होल जो शेयर होल्डर्स उसके अंदर वर्कआउट करें, तो जो प्लांट मैनेजर है बेसिकली और द डिवीजन मैनेजर्स है दे आर बेसिकली इन कनेक्शन विद ईच अदर, और उसके भी हम आगे जाकर देखेंगे हाउ बेसिकली दे गोइंग टू वर्क। लेकिन इसी अगर जुमरे के अंदर हम देखें तो उनको ये पता है कि वाई नॉट कि जी अगर लेट सपोज कि जी दे कैन एक्सप्लॉइट दिस सिचुएशन बिकॉज दे आर फुली अवेयर कि जी व्हाट एग्जैक्टली द शेयर होल्डर द डिमांड्स, और ऑब्वियसली दे शुड एंड दे मस्ट का यहाँ पे ये आता है कि जी मैनेजर शुड डू और दे मस्ट डू, दीज आर बेसिकली टू डिफरेंट क्राइटेरिया जिस पे हम यहाँ पे बहस करेंगे, जिस पे यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। और इसी ख्याल के अंदर अगर जो मैनेजर्स हैं दे आर जस्ट लाइक पीपल लाइक अस, दे आर द नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, सो
उसी रिफ्लेक्शन के अंदर दे शुड डेवलप ए सर्टेन स्किल्स और उसी के अकॉर्डिंगली दे बिन रिवॉर्डेड एज वेल, जो कि आगे हम जाकर देखेंगे कि जितने सिचुएशंस के अंदर कि क्या सिचुएशंस है, इश्यूज आते हैं जो इन ऑब्जेक्टिव को अचीव। लेकिन मेन जो यहाँ पे हमारा जो बिगेस्ट क्वेश्चन दैट इज बेसिकली दे शुड बिहेव इन अ वे वेयर दे कैन ऐड सम वैल्यू और ब्रिंग एनी नेट कंट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल फर्म वैल्यू, ठीक है। और उसी के अंदर हाउ द शेयर होल्डर्स, जो कि आपके टॉप टीयर मैनेजर्स हैं, ठीक है, जो आपके डायरेक्टर्स आप कह लें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, हाउ दे मेक श्योर कि जो इनके जो मैनेजर्स हैं टॉप टीयर के अंदर, मिडिल मैनेजर्स है, डिविजनल मैनेजर्स है, प्लांट मैनेजर्स हैं, इन द रिस्पेक्टिव हायरार्की ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है कि इंटरप्राइजेस का, क्योंकि आपके डिफरेंट डिविजन्स हैं। लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट द Procter and Gamble, they got a different divisions working across the globe. They got the North American, they got the Asian, they got the European, you know. So इस तमाम सिचुएशन के अंदर ऑब्वियसली दे इज़ ए, और उनका आप ये देख लें कि जनाब दे हैव ए ऑपरेशंस, जो एक आपका कॉर्पोरेट ऑपरेशंस है, दे बिन स्प्रेड। और उस सिचुएशन के अंदर हाउ दे गोइंग टू मेक श्योर, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, हाउ दे मेक श्योर कि आइदर एंड दे कंफर्म आइदर द मैनेजर्स और द वर्क बीइंग डन इन द सेपरेट डिविजन्स दे आर परफॉर्मिंग in a righteous way or in a honest way. Obviously one way is looking at the thing is कि just look forward to the earnings, ठीक है, look at the earnings, जो कि आपकी annual earnings है, वो भी आपके पास जो एक reports हैं, ठीक है, उससे आपको idea हो जाता है। लेकिन obviously that is one of the information again the question still is there कि आया कि वो optimum level achieve कर रहे हैं कि और they are just playing they are just going with the wind, you know. So these are the situations where the obviously the manager they raises questions against the top tier, and the top tier against the board of director, and board of director has different issues regarding their own interest and with the whole operation of the organization, plus they have to cater the shareholder interest as well. So why not the shareholder, the stakeholder, they can raise the questions कि either उनको कोई ऐसा जस्ट मेक श्योर कि जो मैनेजर्स हैं आया कि वो एनपीवी, जो पॉजिटिव एनपीवीज वो ढूंढ रहे भी हैं कि नहीं है, और वो ढूंढ सकते हैं कि नहीं है, यू नो, कैन ये दे डू इट और कैन नॉट. So in that situation they become, obviously they're not going to just forgive and forgo. There are different results out of it. और उसकी situation के अंदर obviously if the any managers is not performing up to the level, the major threat is कि जी he has a threat to lose the job. तो इन सिचुएशन के अंदर भी आपने ये सारा ख्याल रखना है. लेकिन तो इसी रिफ्लेक्शन के अंदर कि जहाँ पे आप नेट प्रेजेंट वैल्यू आप ढूंढ रहे हैं जो पॉजिटिव है, तो आपने ये भी ख्याल रखना है कि डिफरेंट इश्यूज जो क्रिएट होते हैं कि आइदर दे आर डूइंग इट और आइदर द मैनेजर्स दे आर फॉलोइंग देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, जो कि हमने इनिशियल डिस्कशन के अंदर जो इनिशियल लेक्चर्स के अंदर हमने जो डिस्कस किया था कि मैनेजर्स और शेयर होल्डर के जो कनेक्टिविटी है, कनेक्शंस है, उसकी रिफ्लेक्शन में क्या इश्यूज आ सकते हैं उस सिलसिले में. तो whose bosses, basically in that situation आपको पता है कि जनाब एक हायरार्की है. So there are different heads of the divisions, there are different plant managers working there, there are different workforce managers, union managers, and everything is there. They are the top tier, they are the middle managers as well, फिर board of directors हैं, and then comes the shareholders. तो इस सारी situation के अंदर obviously you got to decide and look around कि जनाब जो आपका बॉस है, एक्चुअल बॉस है, उसका सब ऑर्डिनेट कौन है, उस सब ऑर्डिनेट वो किसका बॉस है, एंड सो ऑन. तो एक पूरा ये सीक्वेंशियल चेन है. एंड वी सर्कल बैक टू द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम फर्स्ट रेज इन द प्रीवियस लेक्चर, जो कि हमने डिस्कस किया था. एंड द शेयर होल्डर्स आर द अल्टीमेट प्रिंसिपल स्टॉक मैनेजर्स आर द स्टॉक होल्डर्स एजेंट्स. सो इस प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी के अंदर जो ऑब्वियसली जेंसन ने भी डिस्कस किया और डिफरेंट जो scholars there, they basically keep on discussing and raising the questions against it कि जनाब आपकी जो प्रिंसिपल एंड एजेंट जो थ्योरी है, जो आपकी एक ये बेसिकली इंसर्कल्ड द सेम फिनोमेना एंड सिचुएशन, जहाँ पे वन पार्टी somehow if
नोन जो वहाँ पे अगर उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी नोन और हैव मोर इन्फॉर्मेशन एज कम्पेयर टू द सेकंड वन, व्हाट सॉर्ट ऑफ द इश्यूज माइट राइज इन टर्म्स ऑफ ए गवर्नेंस, ठीक है, गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से। तो उस सिचुएशन के दैट कैरीज ए वेरी हैवी वेटेज इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू डिस्कस अबाउट कि जी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रिपरेशन या उसका जो प्रोसेस है वो कैसे चलना चाहिए और कैसे चल रहा है, और उसी के लिहाज से आपको इसी सवाल के इसी रिफ्लेक्शन में जो हमने सवाल रेज किए कि जी आया कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को तो खुद ही मद्देनज़र तो नहीं रख रहे, या फिर जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं वो हाउ दे कैन मेक श्योर कि जी आर दे कैन फाइंड इट और नॉट। सो इन सिचुएशन के अंदर दिस इज़ ए कमिटमेंट और एग्रीमेंट बिटवीन दीज टू जो कि ग्रुप्स हैं you might say, और इस सिचुएशन के अंदर who is the boss of whom, तो इस सिचुएशन के अंदर obviously you got to look forward for it, और जो top managers हैं they are basically the hired person, they are the agents to the stakeholders or the shareholders। लेकिन again what about the middle managers, जो एक टॉप मैनेजर्स है जो कि ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके अंदर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर है, दे आर मेकिंग प्लानिंग आउट ऑफ इट, यू नो हमने जैसे डिस्कस किया था कि जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है ही इज़ बेसिकली कंट्रोलिंग दी लुकिंग आफ्टर हैविंग अ लुक ऑन बोथ ऑफ दी डिविजन्स, या जो कंट्रोलर आपके है और जो आपके बेसिकली ट्रेजरर है, एंड हाउ दे बेसिकली मैनेजिंग द कैश मैनेजमेंट प्रोसेस कैसे चल रहा है, एंड प्लस जो आपका ऑडिट है और आपके डिफरेंट जो चेक एंड बैलेंसेस हैं वो देखा जा रहा है कि जनाब जो ट्रेजरर है उस कैश मैनेजमेंट के अंदर कोई ऐसे सिम्टम्स तो नज़र नहीं आ रहे या ऐसी रिफ्लेक्शन तो नज़र नहीं आ रही जहाँ पे ही इज़ बेसिकली प्लेइंग विद द मनी, जस्ट नॉट वर्किंग एज बीन रिक्वायर्ड। तो उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं आया कि वो उसके अगेंस्ट चल रहा है या उसकी जो कैश मैनेजमेंट में कुछ इश्यूज रेज हो रहे हैं। सो ऑन दैट सिचुएशन द CFO और द CEO बेसिकली ही इज वर्किंग एट द टॉप टियर, ही गॉट टू अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक ऑफ इट, और जो और ही बेसिकली बिकम्स द प्रिंसिपल ऑफ दोज एजेंट्स जो कि वहाँ पे जो मिडिल आपके मैनेजर्स हैं, जो मिडिल ग्रुप है वहाँ पे लेट बी डिविजनल मैनेजर्स हैं, यू नो, और द प्लांट मैनेजर्स हैं। सो जो डिविजनल मैनेजर हैं वो दे आर बेसिकली मैनेजिंग द होल डिवीजन, एंड दे बिकम द शेयर होल्डर, दे बिकम द प्रिंसिपल, एंड प्रिंसिपल ऑफ whom obviously जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं जो प्लांट मैनेजर्स हैं। सो इन दैट सिचुएशन द सीनियर मैनेजर्स इंक्लूडिंग द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आर साइमल्टेनियसली एजेंट, वाइस versa shareholders and the principal, vice the rest of the firm। एंड अगेन ये एक पूरी हिरार्की जो यहाँ पे इन्होंने डिस्कस करके बताई है, जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कशन में की है कि आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है यू गॉट टू मेक श्योर कि जनाब आपने उसको मैक्सिमाइज करना है, बट देयर आर इश्यूज गोइंग ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली दिस इज एक हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, नो वी जस्ट बेसिकली बिल्ड आवर कंसेप्ट, हमने कंसेंसस पे है कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज द ओनली क्राइटेरिया वेयर यू कैन able to justify that whatever been going on in the organization as far as the NPV is coming in, the positive NPVs are coming in, so that assure the performance of the firms in terms of that it is growing and it is adding to the value, the actual value, right? लेकिन उसी सिचुएशन के अंदर हम देखेंगे कि जनाब इसमें जब एडिशन आपकी हो रही है तो ये जो सारा प्रोसेस है जो कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है रिलेट कर रहा है, तो इसके अंदर जो एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो एक प्रोसेस के अंदर एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं, और ऑब्वियसली जो इस प्रोसेस का हिस्सा है जो कि इसके अंदर बेसिकली दे आर बेसिकली एलोकेटिंग दैट सिचुएशंस ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, जो कि मैनेजर्स की बात हो रही है, तो उसके अंदर भी एक क्वेश्चंस जो है मैकेनिज्म चल रहा है और इसमें एक क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली दैट व्हाट वी गॉट टू कंसिडर इट, जो कि हमें लीड जो हमें लेकर जाता है एक प्रिंसिपल एजेंट फिनोमेना की तरफ, और इसमें हम देखते हैं कि यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि हु इज वेयर, यू नो, हु इज सिटिंग वेयर, और इस सिचुएशन के अंदर दूसरे की ऑब्लिगेशन या दूसरे का जो आंसरेबल है सिचुएशन वो दूसरे को कैसे है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट कि जी मैंने CFO या CEO की तरफ मेरा ज़्यादा रुझान है, वांट टू बिकम ए CEO ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि हाउ इट डज इट वर्क्स एंड व्हाट ऑब्लिगेशंस यू गेट इन वंस यू गेट इनटू दैट टॉप लेवल पोजीशन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके मुताबिक आपको फिर उसके मुताबिक अपनी सिचुएशन अंडरस्टैंड करने में और उसको परसू करने में और पूरे प्रोसेस करने में आपको इजी हो जाएगा, आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, नाउ
here we got the picture which says that shareholders, they are the owners, obviously they are the sole owners, and plus the stakeholder, whoever has some part or share in that organization or the company, and the managers, that they are the employees. This is what about the principal agent problem. Again, they are being hired by the shareholders. जो आपके जो shareholders हैं, ठीक है, जो आपके जो principals, what we call it, they're the owner, and they're going to hire the agents. The agents are basically committed, given the authority by principal, क्योंकि agent principal का एक पूरा phenomena है, that is somehow they've been authorized by the principal that they can do work on their behalf. So in that situation, this is a very, very heavy duty, and trust from the other side of the group, जो कि shareholder हैं, principals हैं. लेकिन यहाँ पे जो main question यहाँ पे जो raise होता है कि who has the power? Obviously, when you think about कि जनाब जो shareholder हैं, they are the sole owner, ठीक है, they are basically catering the company, they are basically looking out, monitoring the company situations. उसी की reflection के अंदर you got to understand who are basically operating that company, you know, वो कौन सी company चला रहे हैं. और हमें पता है कोई भी company है, कोई भी corporation है, they are basically made of the humans. The human they are working in, not the company itself is working, and this is why it's a live venture. You know, it's a agreement going on between the people and the human beings, and everybody they are doing their task at certain specific level. और उसी situation के अंदर जो answer बनता है, obviously the managers basically they have the power. Instead के जो भी एक situation है वो एक limited power होगी, that is being authorized by the principal, because there is a agreement. और उसी agreement के अंदर एक पावर ऑफ अटर्नी है, उसके अंदर उसको ये ऑथराइज होता है मैनेजर और सीएफओ को, यू कैन टेक ए डिसीजन ऑन आवर बिहाफ. सो दिस इज द बिगर पावर. सो पावर रेस्ट विद द मैनेजर्स. यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, गुड. नाउ द प्रॉब्लम इज टू गेट एवरीवन वर्किंग टुगेदर टू मैक्सिमाइज वैल्यू. अब देखें सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं, ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया कि जी एक एजेंट और प्रिंसिपल जो आपकी थीरी है, एजेंसी थीरी जिसे आमतौर पे कहते हैं, इसमें बहुत से स्कॉलर्स ने ऑर्गेनाइजेशंस के बिहेवियर को, उसके जो गवर्नेंस इश्यूज हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसको रिलेट करने की कोशिश की है. दे ट्राई टू गेट ऑन सर्टन स्पेसिफिक कंसेंसस कि जनाब एक पेज पे सारों को होना चाहिए. एंड वी गॉट टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने एक अच्छी रिफ्लेक्शन से अच्छे ऑब्जेक्टिव को कोई अचीव करना है, यू गॉट टू रिजॉल्व द इशू बिटवीन गोइंग ऑन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट. और उसी सिचुएशन के अंदर हमने देखा कि जनाब ऑब्वियसली यू गॉट टू अंडरस्टैंड, द शेयर होल्डर्स गॉट टू अंडरस्टैंड कि दे आर ओनली द ओनर्स बट दे डोंट हैव एनी पावर रेस्टेड ऑन देम, राइट. Who are basically the operations, जो agents है, obviously they are working on their behalf. The power attorney is given to them, delivered by the principals. Obviously there are some legal procedures as well. If the manager they cannot perform, they are bound to leave their job. They are being threatened by the shareholders that if they are not going to deliver it in a proper way, there is an agreement in which it is written that they got to leave their jobs. ठीक है. और इस सिचुएशन के अंदर मार्केट के अंदर भी एक बड़ा बुरा सिग्नल उन पे जाएगा, और जो मार्केट है वो कैसे उसको कंसीडर करेगी. दे डोंट टेक देम और वेलकम देम, क्योंकि दे कंसीडर देम दैट दिस पर्सन इज ऑन द लूजिंग साइड. यू नो, he doesn't have that much potential or the skill to survive in the market. So this is basically ultimately जो एक सबसे बड़ा threat है, और you can say that this is a hanging sort of a sword on the managers, ठीक है, heads. अब इसी सिचुएशन के अंदर the problem is to get the everyone working together to maximize value, और यही है. तो think about कि जनाब आप एक बंदे को नहीं चला रहे. There are basically hierarchy, there is basically situation, different departments, divisions, within that subdivisions are there, there are sub units, sub vehicles, and this is what we call it, the whole culture of the corporate is going on, you know. So once we discuss about the culture, once we understand what is basically this corporation culture is, you can easily understand and, you know, transform that information to your understanding कि हाँ इसका culture ऐसा है, इसकी situation ऐसी है. I come to know the corporate culture now. So everybody must, or are they doing in the best possible way or not? Are they performing for the good or not? For the certain objectives or not? So
इसी सिचुएशन के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो एक क्रिएट होता है वो यही होता है कि हर एक को एक तरीके से चलाना है उन्होंने, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली यू डूइंग द कैलकुलेशन, जो जॉब जो फाइनेंशियल मैनेजर्स के हैं उनका क्या जॉब है कि उन्होंने जनाब जो पॉजिटिव एनपीवीज हैं वो लेकर आने हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान है जो कि अश्योर कर रहे हैं कि जनाब इसकी वजह से हमारी जो कंपनी है उस पे बड़ा ज़बरदस्त और उसको फ़ायदा होगा और बड़ा ज़बरदस्त उसकी शेयर प्राइस के अंदर रिफ्लेक्शन होगी मार्केट, क्योंकि एवरीबडी दे आर डूइंग देयर जॉब्स। जो मार्केट्स के अंदर जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं, जो मार्केट फोर्सेज हैं, एज लॉन्ग एज दे फील लाइक कि जी this is a healthier opportunity to just to invest in the company stock, certain company stock, they keep on doing it. आपको उनको फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि the performance of the firm, the how everybody they are gelled together and they are basically achieving that objective and that been reflected again to the share price in the market, so they don't have to force them. What they got to do understand कि जनाब आपने तमाम लोगों को एक पेज पे लेकर आना है एंड दे मेक देम रियलाइज कि जी विच फिलोसफी आर दे वर्किंग दे सपोज टू वर्क विद, ठीक है, और किस किस कल्चर के थ्रू और क्या कंफर्टेबिलिटी जो है और क्या लिमिटेशंस है उनके, हर एक को आपने इस बात की तरफ लेकर आना है। और आप इसी तरह लेकर आ सकते हैं तमाम यूनिट्स को, तमाम टीम को, व्हेन यू मेक देम understand what is basically the you know the positivity impact of the net present value, the positive net present value. So this is how you can gel it कि हर एक को आपने जब तक उसको जब तक बताएंगे नहीं, you cannot make that possible. So this is one of the bigger problem कि जी how to basically take along every single person and you know just align them, you know. And this chapter summarizes how corporations grapple with that problem as they identify and commit to the capital investment projects. और इसी सिचुएशन के अंदर हम इस चैप्टर के अंदर लेटर पार्ट के अंदर ये डिस्कस करेंगे और इसको देखेंगे कि जनाब ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम है जो एक आती हैं वो जो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस से रिलेटेड है, कौन कौन सी सिचुएशंस है, क्योंकि अभी तक हमें ये पता चल गया, ये अंदाज़ा हो चुका है जो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरिया जो इसकी पॉजिटिविटी है दैट हैज़ सम वैल्यू, यू नो, तो हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगेन द प्रॉब्लम इज कि जनाब आपने तो एक प्रोसेस चलाना है, उस प्रोसेस चलाने के लिए ऑब्वियसली किसी ने बाहर से नहीं आना ना, किसी के पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, राइट? सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट वी आर द ह्यूमंस एंड ह्यूमन आर दे आर बेसिकली बाउंड फ्रॉम डिफरेंट बिहेवियरल एस्पेक्ट्स और डिफरेंट इमोशंस हैं उनके। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि आज आपने हर एक के अपने इंटरेस्ट भी हैं, हर एक के अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, अपने मैटर्स भी हैं, यू नो, यू आर लिविंग ए सेम लाइफ इन ए सेम वर्ल्ड। यू गॉट जो टॉप मैनेजर्स है और जो आपका मिडिल या वर्किंग क्लास है, ऑब्वियसली उनका एक मैग्नीट्यूड या जो उनकी ग्रेविटी ऑफ द मैटर है, ऑब्वियसली दैट हैव ए दैट माइट बी ए चेंज, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली जो एक आपके यूनिवर्सल एलिमेंट्स है, जो एक आपके नेचुरल फेनोमेनाज हैं, दे कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। और उसी सिलसिले के अंदर हम ये देखेंगे सारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस पे ये सारी चीज़ें कैसे इफेक्ट करती हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, we start with the basic facts and trade-offs and end with the difficult problems in performance measurement. Obviously, after that, what we discussed so far, this is very important that just to consider the skill and the class of any individual who's being called a financial or any manager at any level, because there is a serious issue regarding the performance measurement or the work done by the managers at a specific capacity. Obviously, लेट्स सपोज एंड ज्यूम कि जनाब जो भी एक जनरल इलेक्ट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है, कॉर्पोरेशन है, उसके अंदर जो इंडिविजुअल्स और द स्किल्ड वर्कर्स दे बीन वर्किंग, देयर टास्क एंड देयर वर्किंग माइट बी ए डिफरेंट एज आप देख लें कि जी आप लेट्स से बोइंग आपकी है या एयर बसेज हैं, यू नो, दे आर बेसिकली गिविंग ए टास्क जस्ट टू मैन्युफैक्चर द बिग एरोप्लेन्स और एयर मशीन्स, यू नो। तो आप उनका जो एक वर्किंग प्रेशर आप देख लें, एंड लेट्स कंसीडर दी समवन वर्किंग इन दी रिटेल स्टोर, उसका एक अपना स्पेसिफिक जो एक रिटेल चेन के अंदर है, लेट्स से एस्डा है, टोरिगलन है, यहाँ पे मेट्रो है पाकिस्तान के अंदर, आपके डिफरेंट जो आपके ग्रुप्स हैं जो चल रही हैं, दे आर बेसिकली समहाउ जॉइंट वेंचर्स चल रही हैं यहाँ पे। सो यू नो मैन्युफैक्चरिंग है, इवन दो दे आर द सर्विस ओरिएंटेड, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यू नो। सो एवरीथिंग जो एवरी सिंगल कंपनी है, दे आर पीपल हु आर वर्किंग इन, और हर जो इंसान का है, हर जो ह्यूमन बीइंग है हु बीन कॉल्ड मैनेजर्स एट ए स्पेसिफिक लेवल, देयर ए सर्टेन और स्पेसिफिक
जॉब रिलेटेड स्किल्स आर रिक्वायर्ड। और उसी सिचुएशन के अंदर ऑब्वियसली थिंक ऑफ कि जनाब हाउ एनीवन दे कैन जज देयर परफॉर्मेंस and accordingly they've been rewarded, or either they are rewarded or they've been giving bonuses accordingly or not. So this is very important कि जी हर बंदे को एक fair share मिल रहा है कि नहीं है। This is again trade offs going on, ठीक है, जो कि आपके हम देखेंगे performance measurement के आगे जाके। Now the capital investment process, आइए इसको देखते हैं, क्योंकि हमने यही देखा कि कोई भी कॉर्पोरेशंस है, कोई भी कंपनी है, उसके अंदर जो आपका जो मेन जो परफॉर्मेंसेस है, जो आपका जो हमने देखा कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ एनी मैनेजर है, दैट बेसिकली स्टिक विद द सिचुएशन वेयर ही आइदर दैट पर्सन कैन एबल टू generate the project with the positive NPVs or not. Arithmetically हमने देखा discounting cash flow, there are different errors and the estimations involved in it, और different biases भी हैं. Even though the managers or the all the managers they can claim that whatever they have done or estimated is free of any biases, but again they cannot be unbiased. और उसकी वजह ये है कि जो इसके अंदर different situational factors हैं, इसके अंदर different आपके standards, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्लॉज हैं, जिसमें हमने जो स्टडी किया और देखा। तो इस सिचुएशन के अंदर, रिफ्लेक्शन के अंदर ऑब्वियसली आपको ये भी देखना है कि जी किसी भी इन्वेस्टमेंट का या किसी भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरफ आप जा रहे हैं, तो उसके अंदर जो उसकी मार्केट वैल्यू है, जो मार्केट उसकी कंडीशन है, ठीक है, तो मार्केट जो है उसकी फोर्सेस उसको कैसे बेसिकली उसको वेट कर रहे हैं, उसको वैल्यू कर रहे हैं। इसी सिचुएशन के अंदर जो एक आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, दैट स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ एन एनुअल कैपिटल बजट which is a list of investment projects planned for the coming year. Now think about कि जनाब एक मैनेजर है and he is working in Nestle, he come up with the certain process, with the certain capital investment process. अभी हम इसी capital investment process को लेकर चल रहे हैं, और उसने कहा कि जनाब I have just figured out a certain project, अगर हम कर लेंगे तो हमारी कंपनी को या हमारी डिवीजन को who is working in let's say in Pakistan, the Nestle part of it, उसको बड़ा फ़ायदा होगा, and that basically proposal been forwarded to the top tier or top managers. So again जो भी आपका एक annual capital budget है, that basically determined कि जी जो भी आपकी एक फर्स्ट मैनेजर से आ रहे हैं, एक सेकंड डिवीजन से आ रहे हैं, एक थर्ड से आ रहे हैं, डिफरेंट प्लांट से आ रहे हैं, सो दिस इज बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द पूल ऑफ द प्लान्स, जो प्रोजेक्ट्स हैं। तो दिस इज बेसिकली जब वो तमाम प्रोजेक्ट्स को एक ही लिस्ट पे ले आएंगे, सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट कि जी आपका जो कैपिटल बजट है, आपका जो तमाम प्रोजेक्ट्स है, वो शेप अप हो रहा है फॉर द कमिंग ईयर। नाउ अगेन यहाँ पे अब डिफरेंट इश्यूज हैं, यहाँ पे डिफरेंट प्रेफरेंसेज हैं, लेकिन हमने उससे पहले इस बात को कंसीडर करना है जो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, ठीक है। इसमें लेट्स कंसीडर कि दैट कैपिटल, एंड व्हाट इज दैट कैपिटल इज दैट बीन बेसिकली गिवन अस बाय समवन, क्योंकि उसी कैपिटल की वजह से जो कंपनी है जिसने रेज अप किया है उसको कैपिटल को, उसके आपके डिफरेंट 3 डायमेंशंस निकल आती हैं, द फर्स्ट वन वी वर टॉकिंग अबाउट कि जनाब इसकी जो कॉमन आपके कैपिटल होल्डर्स हैं, कॉमन स्टॉक होल्डर्स हैं, वो बंदे हैं जिन्होंने जो फर्स्ट ओनर ऑफ द कंपनी है, वो बेसिकली शेप अप द एक्चुअल एंटरप्राइज, ठीक है, वो बेसिकली आइडेंटिफाई व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, आपका लाइन ऑफ बिजनेस क्या आना चाहिए। सो दीज आर बेसिकली द सोल फाउंडर ऑफ इट, जो एक आपकी जिसको मैं कंसिडर करता हूँ एज ए इनर कोर, ठीक है, जो आपका बेसिकली दैट हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप, क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि दैट बेसिकली एक ऐसा ये सेल है जहाँ से दे कैन इजीली वाइटलाइज द अदर्स पार्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द एंटरप्राइजेस, जो पार्ट है उसका। और उसके बाद फिर आपका जो प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स हैं, आपके जो स्टॉक होल्डर्स हैं, ऑब्वियसली दे बीन प्रेफर्ड इन टर्म्स ऑफ गिविंग द डिविडेंड्स और द बोनसेस, जो आपके स्टॉक होल्डर एंड देन द डेट होल्डर्स। तो इन सारी सिचुएशन के अंदर जो कैपिटल है, दैट इज अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी, एंड यू आर बेसिकली इन्वेस्टिंग दैट कैपिटल, और उसी प्रोसेस को आपने, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को आपने समझना। उस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के अंदर ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि जनाब मैनेजर्स के कंधों पे, शोल्डर्स पे एक बड़ा बोझ होता है, बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होती है, दे गॉट टू डिलीवर इन द कमिंग ईयर, सो दे आर इन द परसू
just to figure out those positive opportunities which can generate or which can add something to back to the organization, so they can give or they can be rewarded accordingly. So उनके different हम देखेंगे आगे जाकर क्या क्या motivations होती हैं, क्या क्या उनके incentives हैं, क्या क्या उनकी आप इसे कह लें आमतौर पे कि क्या क्या लालच है उनकी इन ए पॉजिटिव वे, राइट। तो इस सिचुएशन के अंदर जो आपका एनुअल कैपिटल बजट है उसके अंदर दे बेसिकली is a sort of a list which basically contains every single project, you know, coming from a different direction or different plants. So this is basically how they can shape up and they can make a budget out of it कि जी हाँ जी किसको हमने prioritize करना है किसको नहीं. Now this is the issue, this is the main problem कि जी किसको हमने choose करना है किस basis पे और किसको छोड़ना है हमने किस वजूहात की बना पे. Now the middle managers cannot identify all worthwhile projects. Again, जो आपके middle managers हैं, ठीक है, they cannot simply evaluate or find out जो भी आपके worthwhile projects हैं, क्योंकि जो आपके divisional managers हैं, right, they are basically in the pursue कि जी आया के जो orders हैं या जो कि projects हैं कहाँ से initiate है, क्यों? क्योंकि एक simple terms के अंदर हमने जिस तरह बात की कि एक hierarchy है, उसमें जो आपका divisional manager है उसके पास से कोई भी project जाएगा, ठीक है, दैट prone to more approved one, ठीक है, on the approval instead of कि जनाब जो आपके प्लांट मैनेजर्स हैं या डिफरेंट है, अगर वो कोई अपने शेप अप करेंगे या भेजेंगे कोई भी प्लान करेंगे तो वो जो है उसके चांसेस ज़्यादा होंगे एक्सेप्टेंस के, ठीक है. सो देयर इज ए इशू गोइंग ऑन बिटवीन, क्योंकि जो आपका डिविजनल मैनेजर है उसकी ज़्यादा सुनी जाएगी, इज बेसिकली द बॉस, और बॉस की ऑब्वियसली हमने डिस्कस की कि जी जो बॉस है आपने ये भी ऑर्गेनाइजेशन में देखना है जो आपकी हायरार्की बनी हुई है. सो अगेन द प्रायोरिटी गिवन टू होम, ऑब्वियसली आपको पता है इस सिचुएशन के अंदर यहाँ पे एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि जी मैनेजर्स ऑफ द प्लांट ए एंड बी कैनॉट बी एक्सपेक्टेड टू सी द पोटेंशियल इकोनॉमीज ऑफ क्लोजिंग देयर प्लांट्स एंड कंसोलिडेटिंग प्रोडक्शन एट ए न्यू प्लांट. सी अगेन कि जनाब अगर मैं मैनेजर हूँ, आप मैनेजर हैं किसी भी प्लांट के, मैं ए प्लांट का हूँ आप बी प्लांट के हैं, लेट्स से आई एम मैन्युफैक्चरिंग ए सॉर्ट ऑफ ए आप कह लें कि जनाब मैं आपका जो कार की इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फीचर्स है, ठीक है, मैं वो ऑटो पार्ट्स जिसे आमतौर पे कहते हैं डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, एक डिवीज़न है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसके अंदर कंपनी के अंदर मैं एक प्लांट के अंदर काम कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ जो स्पेयर पार्ट्स हैं. एंड व्हाट अबाउट यू बेसिकली इन द पेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, और आप उसको पेंटिंग के अंदर हो या आप किसी और के अंदर हो डिपार्टमेंट के अंदर हो, तो उसमें क्या होगा कि जी मेरी जो एफिलिएशन है, ठीक है, अपने सर्टन प्लांट के साथ ज़्यादा होगी. एंड समबडी इफ आस्क्ड कि यार इसको लेट इट बी, इसको ख़त्म कर दो एंड वी कन्वर्ट जस्ट कंसोलिडेटेड टू द सी प्लांट, दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी अनलेस और अनटिल दैट ऑर्डर बीइंग एड्रेस फ्रॉम द टॉप साइड, यू नो, फ्रॉम द डिविजनल मैनेजर. उसके लिए ज़्यादा अच्छा मसलन वो भी एक ऐसी कंसेप्ट होगा जिसके अंदर मैनेजर्स को यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट की तरफ बताया जा रहा है कि मैनेजर्स दे आर नॉट इन द वे, जो कि एक मिडिल मैनेजर्स हैं, दे आर नॉट बेसिकली आर हायर्ड और देयर जॉब इज अ बिट डिफरेंट इन द बिग एंटरप्राइजेस कि जी दे आर नॉट देयर जस्ट टू आइडेंटिफाई द वर्थवहाइल प्रोजेक्ट्स इन दिस परसेप्शन, ठीक है. तो उसी सिचुएशन के अंदर अगर आपका अपना डिवीजन है चल रहा है, ऊपर से ऑर्डर आते हैं, तो यू गॉट टू finish it off, you got to wind it and you have to jump to the C plant or the D plant or the E situation जो भी आपका प्रोजेक्ट है. दिस इज somebody else is planning for you. और उस सिचुएशन के अंदर अगर मुझे कहा जाएगा तो ऑब्वियसली जो I cannot easily understand whatever the potential benefits, the hidden and future benefits involved in, क्योंकि मेरी ज़्यादा जो एक इंटेंशन है, मेरी ज़्यादा जो एफिलिएशन है वो अपने इस प्लांट के साथ लगी होगी जिसके अंदर मेरे साथ एफर्ट चल रही है जो कि मैं काफ़ी अर्से से उसमें काम कर रहा हूँ. सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन एज वेल. एंड देन द प्रिपरेशन ऑफ द कैपिटल बजट इज नॉट ए रिजिड एक्सरसाइज. अगेन जैसे हमने बात की कि जी जो भी एक आपका डिविजनल मैनेजर है, ठीक है, जब भी वो कोई उसकी ज़्यादा सुनी जाएगी ऑब्वियसली, वो एक ग्रुप हेड है, वो आपका प्लानिंग के अंदर है, ठीक है, और अगेन ही इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल और कुछ आंसरेबल टू द टॉप टीयर, दो आपका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड अगेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द शेयर होल्डर. सो इस सारी सिचुएशन के अंदर ही गॉट टू अंडरस्टैंड कि जनाब मैंने किसी ना किसी तरह पोटेंशियल जो एनपीवीज हैं प्रोजेक्ट्स जो मेरे लिए आगे अपकमिंग ईयर्स के लिए एक अच्छा पैगाम लेकर आएंगे, एक अच्छा मैसेज लेकर आएंगे ओवरऑल
उसके लिए बड़ा ज़रूरी है. सो ऑब्वियसली दे आर सिंपली देयर टू इम्पोज और and they got to impose, and we got to understand being a middle managers या जो भी एक middle class manager होगा, that he got to understand कि जी he is not there just to exploit the any potential economies that is basically promised in the near future. क्योंकि उसकी जो एक रिफ्लेक्शन है, उसकी एक जो पोटेंशियल वर्किंग है, उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, दैट इज बेसिकली स्टिक एंड लिमिटेड टू वट एवर ही इज बीन वर्क डूइंग इन दैट प्लांट. ठीक है. सो अगेन इसी तरह ये एक बैक एंड फोर्थ सिचुएशन है जिसके अंदर कोई रिजिडिटी नहीं है. ठीक है. यू गॉट टू गिव एंड टेक, यू गॉट टू बैक एंड फोर्थ. आपको पीछे भी जाना है, आपने हटना भी है सिचुएशन से, आपने फिर उसको टेकअप भी करना है. यू गॉट टू गिव इट एज वेल, और आपने उसको लेना भी है जहाँ पे, तो वहाँ पे आपको उसको देना भी पड़ना है आपको. सो इस दैट सिचुएशन के अंदर इट इज क्वाइट a flexible task. It is not something which is considered as a rule of thumb, you know. And the divisional managers negotiate with plant managers and fine tune the divisions list of the project. Yes, जो एक divisional manager है, what they supposed to do or have to do, or what they can do. Basically they can you know, they can sit with the plant managers and they can ask questions and throw questions what actually they need and the demand in the later years, and how potential they you know, how they feel like when working in this environment in that certain plant, and then he got to figure out what are the potential benefits hidden there. और अगर उन्होंने उस डिविजनल मैनेजर को ये कुछ अंदाज़ा है कि जनाब उसकी अगर हम ये सर्टन प्रोजेक्ट ले लेंगे, इसको हम टेकअप कर लेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे इस डिवीजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, तो ही गॉट टू डिलीवर इट विद द रेस्ट ऑफ द मिडिल मैनेजर और द वर्किंग क्लास. सो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली लेज ऑन, और यू कैन बेसिकली गेट कनेक्टेड with others, and this is actually the work should be done. Now the final capital budget must also reflect the corporation's strategic planning. Again, think about, we are basically in the business where we got to plan. ठीक है जी. और उस प्लानिंग के अंदर you know there has to be some strategy involved in it. हम डिफरेंट पढ़ते हैं, बॉटम अप स्ट्रेटजी, you know, top to down strategy, or down, you know, bottom up strategy. You know, these are sort of the strategy which basically delivered something inside. और उस सिचुएशन के अंदर ये जो सारी आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल बजटिंग प्रोसेस है, उसके अंदर एक जो भी पूरा बजट बन रहा होता है, राइट, ये भी एक प्रोसेस जो है प्री प्लानिंग और स्ट्रेटजी ही से इसके अंदर रिफ्लेक्शन आनी चाहिए इसकी. और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टेक्स टॉप डाउन व्यू ऑफ द कंपनी. जो स्ट्रेटजी है वो हमेशा टॉप से बनती है. आपके जो टॉप टीयर है, आपके जो एक स्किलफुल क्लास है, उस बेसिकली पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द CFO और दैट क्लास विच इज बेसिकली देयर टू स्ट्रेटेजाइज द थिंग्स. ठीक है. तो वो ही दे कैन प्लान फॉर इट, एंड इट अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई बिजनेसेस इन विच द कंपनी हैज ए कंपेटिटिव एडवांटेज. उनका क्या टास्क है? उनका सिर्फ काम ये है कि दे गॉट टू रियलाइज कि जनाब हमने कोई पोटेंशियल बेनिफिट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं. और जॉब इज नॉट जस्ट टू बेसिकली वर्किंग इन डिफरेंट प्लांट्स. यू नो, they are basically the monitoring, they are the principal who hired basically their subordinates, so basically are there to make sure कि they must work in a righteous way. एक वो आंख उनकी उधर लगी हुई है कि जहाँ पे वो जो डिफरेंट आपकी जो मैनेजर्स हैं वो काम कर रहे हैं प्लांट के अंदर कि नहीं. जो एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, जो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है, डिफरेंट जो है, और उनके जो ग्रुप हेड हैं, डिविजनल हेड्स हैं, दे गॉट टू मेक श्योर कि उनके रिस्पेक्टिव डिविजन्स के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर काम अच्छा हो रहा है कि नहीं यार. फिर एक आपका उसी तरह तमाम एक डिपार्टमेंट्स का एक डिपार्टमेंटल हेड है, यू नो, और पूरे डिवीजन का एक हेड है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स बेसिकली. जो डिविजनल मैनेजर है, ही इज बेसिकली देयर टू प्लान फॉर द रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स एंड द डिविजन्स, and the departmental managers they got to deliver, you know. क्योंकि वो जो एक आपका जो प्लांट मैनेजर है, जो आपका डिपार्टमेंटल मैनेजर है, ही गॉट टू परफॉर्म. जो उसको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस हैं, जो उसको ऊपर से जो एक डिलीवरेबल्स हैं, राइट, उसको जो उसने आगे डिलीवर करना है. सो इन दैट सिचुएशन ऑब्वियसली जो टॉप टीयर है, जो एक प्लानर्स हैं, they got to make strategies, they have to make strategies accordingly which has some potential competitive advantages, future benefits हो, ठीक है, फर्म के लिए.
Now, it also attempts to identify businesses to sell or liquidate and declining businesses that should be allowed to run down. और again उन्होंने कहा कि जनाब they got to understand कि whatever the business situation is going on, ठीक है, एक business circle है आपका, एक business cycle है, you got to understand the business cycle of it. Where is the hump, where is the recession, how it going to growing, ठीक है, हम इसको दोबारा ट्रैक पे कैसे लेकर आएंगे, how और what level that basically again start decreasing, एक रिसेशन में कब जाएगा, इसकी लिक्विडेशन प्रोसेस कब है, ठीक है। तो इस सारी सिचुएशन को स्ट्रेटजी से, प्लानिंग से यू गॉट टू आइडेंटिफाई कि जनाब जो आपके बिजनेसेस हैं, जो आपके ऑपरेशन चल रहे हैं, आया कि इसको कोई थ्रेट तो नहीं है, कोई वो डिस्ट्रेस के अंदर तो नहीं चला जाएगा, ओवरऑल सिचुएशन तो ग्लूमी तो नहीं हो जाएगी, ये इकोनॉमिकल कुछ एलिमेंट्स हैं दैट गोइंग टू डिक्लाइन एंड पुट डाउन the function, the whole operation of the business, ठीक है, of a certain department. So in other words, the firm's capital investment choices should reflect both bottom up and top down processes, capital budgeting and strategic planning respectively. Again, जो आपकी कैपिटल बजटिंग है, दोज मैनेजर्स और प्लांट मैनेजर्स है, ठीक है, उन्होंने क्या कि जनाब जो आपकी स्ट्रेटेजिक है, जो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, दैट मस्ट बी ए एडिशन ऑफ बोथ टॉप बॉटम अप, ठीक है, एंड टॉप डाउन जो प्रोसेसेस हैं, और सिचुएशन के अंदर यही है जैसे कैपिटल बजटिंग है या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपकी रिस्पेक्टिवली है. सो दिस इज वेयर क्योंकि आप इनलाइन कर रहे हैं. जो टॉप मैनेजर दे आर बेसिकली टेकिंग डिसीजन, दे गॉट टू इवैल्यूएट द पॉजिटिव प्रोजेक्ट व्हिच हैज ए हेल्दी इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड वंस दे इम्प्लीमेंटेड, जो आपके मिडिल मैनेजर्स हैं, जो प्लांट मैनेजर्स हैं, दे मेक श्योर कि जी जो ऑब्जेक्टिव्स इनको दिया गया है बीइंग डिक्टेटेड फ्रॉम द टॉप टियर, they got to perform accordingly. ठीक है, उन्होंने फिर उस पर रिजल्ट डिलीवर करने हैं. they got to perform it, operationalize करना है उस आइडिया को, you know, इस प्रोसेस को. so this is basically the combination of both of them. now dear students, let's go through with that graph. ठीक है, जो आप देख रहे हो यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है द कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन. नाउ आप यहाँ पे देखते हैं जो स्ट्रेटेजिक टॉप प्लानिंग जो आपकी टॉप डाउन है, तो हम उसको देख लेते हैं, यू नो, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जनाब जो आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि जनाब जो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, राइट, कैपिटल इज व्हाट, इसके कंपोनेंट अभी हमने डिस्कस किए थे. नंबर 1 इज बेसिकली जो आपका कॉमन स्टॉक होल्डर्स, you know, they are basically the persons who are the founder. ठीक है, या आप इसको कह लो कि जनाब they are basically the most former shareholders. ठीक है जी, एक तो ये बात होगी, और प्लस जो दूसरा, ये पहला कंपोनेंट हो गया. जो दूसरा कंपोनेंट है दैट इज बेसिकली प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स. ठीक है, गिविंग प्रेफरेंसेस ऑन डिविडेंड्स एंड बोनसेस प्लस बोनसेस. ठीक है, एंड जो थर्ड वन है दैट इज बेसिकली द डेट होल्डर्स. सो somehow the capital being raised by the firm, right, internally or externally, that is basically is a huge responsibility. So that capital can be defined or in an easy term, और यही हमने जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इसकी निकाल रहे हैं. सो दैट इज बेसिकली रिमाइंड ऑफ अस द सेम फेनोमेना कि जनाब इसकी जो कॉस्ट है वो भी एक बॉन्ड करनी पड़ रही है इन टर्म्स ऑफ ए परसेंटेज. सो वट एवर द कैपिटल बीइंग रेज्ड बाय एनी फर्म or any company, that is basically related with those components. Now the investment again is related with the process, you know, the process which basically contains capital budgeting, ठीक है जी, and again that process contains, yes, financing, जो हमने पहले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी हम डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, और उसी सिचुएशंस के अंदर जो आपका डिसीजन है, राइट, दैट इज समहाउ स्ट्रेटजी. ठीक है, जो भी आपकी एक जो स्ट्रेटेजिक आपकी जो बन रही है, जो आपकी स्ट्रेटजी है, दैट बेसिकली फ्रॉम द टॉप टियर, और इस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कैसे लेकर चल रहे हैं कि जी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है टॉप डाउन, दैट कंटेन्स बेसिकली व्हाट,
कि यहाँ पे जो टॉप टीयर बैठी हुई है, जो टॉप मैनेजर्स हैं, ठीक है, these top managers basically they are there to plan out. और प्लान आउट कैसे करने हैं? टू ब्रिंग पॉजिटिव पीवी प्रोजेक्ट्स that ultimately shows a overall positive NPVs. So that whole situation is basically is the objective of the firm. ठीक है जी, at the macro level, micro level. ठीक है, और उसी सिचुएशन के अंदर जो एक स्ट्रेटजीज बना रहे हैं मैनेजर्स, देयर ऑब्लिगेशन इज ऑब्वियसली दे आर ऑब्लाइज्ड टू पे ऑफ देयर ऑब्लिगेशन टू द शेयर होल्डर, द टॉप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उसके बाद जो इलेक्टेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है दे आर बेसिकली आंसरेबल टू द शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स. नाउ अगेन इसी प्रोसेस पे दैट इज टॉप टू बॉटम, उन्होंने जो भी एक पॉजिटिव पीवीज हैं और एनपीवीज वो की कैलकुलेशन असेसमेंट की, अब इस पे इम्प्लीमेंटेशन फेज है, implemented by the middle ones, middle managers. ठीक है, और जो आपकी प्रोजेक्ट क्रिएशन है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, इज फ्रॉम दी बॉटम अप. जो एक प्रोजेक्ट आपकी क्रिएट हो रही है जिसके अंदर आपका जो मिडिल मैनेजर है, तो यहाँ पे जो डिविजनल मैनेजर दे गॉट टू टाई अप मिडल मैनेजर टू मेक श्योर कि जनाब जो भी आप प्रोजेक्ट उठाएंगे वो एनपीवीज, पॉजिटिव एनपीवीज के साथ होंगे, वट एवर द प्रोजेक्ट दे गोइंग टू क्रिएट. सो इन दैट सिचुएशन दिस इज बेसिकली समहाउ कि आपकी ये जो प्रोसेस है दैट इज बेसिकली द स्ट्रेटेजिक एंड दिस इज बेसिकली समहाउ द कैपिटल बजटिंग. ठीक है, and look at that, this person he got the tools, you know, and this how from that coming from there, that is basically they are dictating it कि this is how it should be done, and this person is basically has the power and the skill and the tools just to create that project, create it happen. जो एक क्रिएशन है ऑब्वियसली, जो कि एक प्रोसेस है जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का है, उसके अंदर एक कहीं से उन्होंने वैल्यूएट किया, किसी ने जो टॉप टीयर है मैनेजर, उन्होंने असेसमेंट की, एंड दैट असेसमेंट हैज सम वर्ड्स इन अ फिजिकल टर्म, और उसकी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसकी जो क्रिएशन है, दैट बीन डन फ्रॉम द बॉटम अप सिचुएशन. ठीक है, नाउ द प्रोजेक्ट ऑथराइजेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट एज वेल. मोस्ट कंपनीज रिक्वायर अप्रोप्रिएशन रिक्वेस्ट फॉर ईच प्रपोजल. नाउ हमने जैसे डिस्कस किया प्रीवियसली कि जनाब जो आपकी अप्रोप्रिएशन रिक्वेस्ट है, व्हाट आर दीज बेसिकली, यू नो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस प्रपोजल की, और जो भी आपका प्रपोजल है, ठीक है, दैट हैव सम फीचर्स इन इट. ठीक है, और ये जो प्रपोजल है दैट शुड कंटेन नेट कंट्रीब्यूशन इन इट. सिंपल. अगर उसके अंदर कोई भी एक पॉजिटिव एलिमेंट नहीं होगा या नेट कंट्रीब्यूशन का अगर वो प्रॉमिस नहीं करेगा, सो दैट इज बेसिकली समथिंग विच इज नॉट एग्जिस्टेड, यू नो, फॉर अस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर. सो इसकी जो आपकी इस प्रपोजल के जो फीचर्स हैं दैट इज बेसिकली द फोरकास्ट. ठीक है, और दोज फोरकास्ट हमने देखा कि एस्टिमेशंस हैं, और अगेन दैट एस्टिमेशन नीडेड टू बी अनबायस्ड. ठीक है, और दूसरी टर्म में कि जनाब हाउ इफेक्टिव आर दे. ठीक है जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस है. ऑब्वियसली जो डीसीएफ फंक्शन है हमने देखा कि दैट इज समहाउ not appropriate for all investments.
ये भी आपने मद्देनजर रखना है, ठीक है जनाब। ये क्वेश्चन मार्क है बिग कि जनाब ये तमाम इन्वेस्टमेंट्स के लिए यू सिंपली बाय लुकिंग एंड जजिंग द वैल्यू इन द मार्केट यू कैन इजीली कम टू दिस सिचुएशन वे कैन इजीली फाइंड आउट कि दिस इन्वेस्टमेंट हैज सम पोटेंशियल इन इट। और बैकअप इंफॉर्मेशन इज वेरी गुड विच इज पोस्ट ऑडिट्स, ठीक है, या जो लॉजिक्स हैं, रीजंस क्या हैं इसकी, व्हाई यू आर इनिशिएटिंग इट, व्हाट आर दी पोटेंशियल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पोटेंशियल इकोनॉमीज टू परफॉर्म दिस टास्क, ठीक है जी। व्हाट आर द पोटेंशियल इकोनॉमीज इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस टास्क एंड कंपनी सेट सीलिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट दैट डिविजनल मैनेजर्स कैन ऑथराइज। और वही जो प्रोजेक्ट ऑथराइजेशन है कि जनाब जो बिगर कंपनीज हैं, जो आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, दे इम्पोज बेसिकली द सीलिंग। सीलिंग क्या है जनाब, लेट्स सपोज कि जनाब कोई भी प्रोजेक्ट है और उसको इनिशिएट और उसको प्रपोज कर रहे हैं या प्रपोजल डिलीवर हुआ या फॉरवर्ड किया गया, जो आपका डिविजनल मैनेजर है, ही गॉट द ऑथराइजेशन कि वो प्रोजेक्ट को ऑथराइज एक सीलिंग इम्पैक्ट कर लेगा। लेट्स से अगर कैपिटल बजट, अगर इन्वेस्टमेंट जो है करनी है आपने, ठीक है, टोटल जो कैपिटल उसके लिए नीडेड है, लेट इट बी $400, $400,000, राइट, $400,000 है, तो वो सीलिंग लगा देगा $500,000 पे। और किसी भी लार्जर जो कंपनी है, बिगर कंपनी है, सरप्राइजिंगली दैट सीलिंग इज वेरी लो। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट उसके लिए तो चाहिए कि भाई एक एटलीस्ट आपका 1 मिलियन तो हो या 2 मिलियन तो हो या कम से कम 20 मिलियन तो हो, लेकिन वो सीलिंग लगा देगा जनाब आपकी सबसे कम होगी सरप्राइजिंगली, एंड दैट सीलिंग बेसिकली इज शोइंग कि जी वो जो प्रोजेक्ट ऑथराइजेशन चाहिए उसके लिए, क्योंकि सीलिंग है ना, अब सीलिंग लग गई आपकी $500,000 पे, अब आपका कोई भी प्रोजेक्ट एक्सेस करेगा, एक्सीड करेगा इस अमाउंट से ज्यादा, तो यू आर बाउंड टू हैव ऑथराइजेशन, टू टेक द ऑथराइजेशन फ्रॉम द डिविजनल मैनेजर। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट अबाउट द प्रोजेक्ट ऑथराइजेशन। And often these ceilings are surprisingly very low. For example, a large company invested 400 million per year might require top management approval or project over $500,000। और इसी सिचुएशन के अंदर जब बताया गया कि जनाब जो भी अगर 400 मिलियन की उसने कोई भी लेनी है तो ही सर्टनली नीड दैट, क्योंकि ये देखें आप सीलिंग जो है दैट इज बेसिकली सीलिंग $500 और दैट अमाउंट बेसिकली इज लो as compared to these one, ठीक है, this is high, तो ceiling is there, he got to understand the how it should basically take the permission or authorization from the divisional manager। और obviously think about कि जनाब divisional manager की authorization लेने जा रहे हैं और divisional manager के पास अगर उसकी अपनी एक प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन है या उसकी अपनी प्रेफरेंसेस है या उसके साथ किसी के साथ अफिलिएशन है, he can easily basically reject your proposal and basically accept those proposal जो कि उसको ज़्यादा अजीज हैं, you know, in that term। So this is basically again the situation and problem exists in it। Dear students, let's discuss what we discussed so far and go through with the summary now। We initially discussed about the capital investment process, and before that we try to discuss and we try to figure out कि जनाब जो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उससे पहले जो सिचुएशन है वो क्लियर होनी चाहिए कि जनाब जो भी मैनेजर्स है उसके लिए जो पॉजिटिव एनपीवीज हैं दैट इज सम is very important for them। And again the issue and the problem is कि even though they know, are they or should they following the act objective, और जो एक उनको एक ऑब्लिगेशन दी हुई है शेयर होल्डर से आया कि देर परफॉर्मिंग देयर टास्क, एंड प्लस हमने ये देखा कि हु इज हुज बॉसेज इस सिचुएशन के अंदर कि जनाब कौन किसके अंडर काम कर रहा है, एंड दैट बेसिकली रिफ्लेक्ट इन द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। उसमें फिर हमने बॉटम अप और जो टॉप डाउन है सिचुएशंस को देखा, एंड वी सेट कि जी जो स्ट्रेटेजिक है और जो कैपिटल बजटिंग है दैट दे शुड बी एडेड टुगेदर इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली परफॉर्म द कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। और उसके अंदर फिर हमने देखा जो प्रोजेक्ट ऑथराइजेशन है दैट इज बेसिकली रेस्टेड ऑन द डिविजनल मैनेजर्स। और ऑब्वियसली एक सीलिंग जब लगा दी जाती है किसी भी कॉर्पोरेशन में, कंपनी में, दैट इज बेसिकली ऑफ ए बिगर कंसर्न, लेकिन ये इसी चीज़ को मॉनिटरिंग कर रही होती है कि जी आया कि जो भी प्लान मैनेजर या किसी भी इन्वेस्टमेंट में जो कैपिटल इस सीलिंग से ऊपर दरकार होगा तो दैट मस्ट बी अप्रूव्ड, इज ए प्रायर अप्रूवल, यू नो,
एक प्रायर अप्रूवल चाहिए उसके लिए, उसको इनिशिएट करने के लिए, एंड दैट बेसिकली समहाउ इज वन ऑफ द effective way in order to monitor what's been going on in the plants or what sort of a useful ideas being generated from the bottom side of it. Now dear students, go through with this slide and I'll join you in the next lecture. Thank you very much.